जय श्री राम। तो आव्यूह की हमने पिछली वीडियो में आव्यूह के परिवर्त और सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह तक पढ़ लिया था, मतलब एक्सरसाइज 3.3 से जस्ट पहले था। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लिया ये एक आव्यूह है 1 2 3, इसमें एक ही पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो किसी भी आव्यूह का परिवर्त होता है अगर हम उसकी पंक्तियों का स्तंभ या स्तंभों की पंक्ति बना दें, तो ये इसका परिवर्त आव्यूह होगा। इसको A' से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये होता है परिवर्त आव्यूह। अब सम्मित आव्यूह होता है वर्ग आव्यूह। पहली बात तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसके लिए A' खुद A के बराबर ही हो, मतलब उसका परिवर्त करा हमने तो फिर भी वैसा का वैसा ही है, तो वो क्या हुआ? सम्मित आव्यूह होता। जैसे 1 2 2 1, इस आव्यूह के आप पंक्ति का स्तंभ को पंक्ति बदलिए। ये एक पंक्ति 1 2 इधर आ गई, ये 2 1 इधर आ गई, पंक्ति का स्तंभ बनाए, स्तंभ की पंक्ति बनाए, फिर भी आव्यूह सेम है, ठीक है। तो वो होता है सम्मित, सिमेट्रिक अंग्रेजी में। और विषम सम्मित होता है अगर जो A' है वो -A के बराबर हो, वो विषम सम्मित होता है, ठीक है। अभी ये आव्यूह है, अगर पहली बात तो जो विषम सम्मित आव्यूह होता है उसके डायगोनल का एलिमेंट हमेशा 0 होता है, ताकि बदलने से, क्योंकि ये बदलता नहीं ना, अब निगेटिव होना है, ये तो 0 का 0 ही रखे। इसको -2 कर लेते हैं, इधर 0 0। अब देखिए ये पंक्ति जो है इधर, ये पंक्ति 0 2 इधर, ये स्तंभ बन गई। ये वाली पंक्ति -2 0, ये वाला स्तंभ बन गई, ठीक है। तो पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति बदल दिया हमने। अब देखो अगर इस वाले आव्यूह को अगर मैं A बोलूँ तो ये है, और -A क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। इसमें हर एलिमेंट्स में -1 की मल्टीप्लाई करके 0 का 0, इधर -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0। तो देखो जो -A है और ये A' है, A' और -A क्या है? दोनों बराबर है। तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं विषम सम्मित आव्यूह, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इसको मिटा दूँ कि जो अगर मैं A में A' जोड़ दूँ, और ध्यान रखिएगा अभी जब भी हम ये आव्यूह ले रहे हैं तो ये क्या है? वर्ग आव्यूह है, सब के सब A' सब वर्ग आव्यूह। तो अगर मैं A में A' जोड़ दूँ तो वो हमेशा सम्मित आव्यूह होता है, सम्मित। और अगर A में से A' घटा दूँ तो वो हमेशा विषम सम्मित होता है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि देखो अगर मान लिया हम लिखे कोई आव्यूह है, हम लिख सकते हैं 2A = A + A। ऐसा क्यों किया? एक बार इसमें A' जोड़ देते हैं और एक बार A' घटा देते हैं, अभी भी 2A है, ठीक है। तो ये सम्मित हो गया, सम्मित। और ये क्या हो गया? विषम सम्मित। अब अगर मैं 2 से भाग दे दूँ तो A = 1/2 A + A' + 1/2 A - A'। ऐसे करके किसी भी आव्यूह को सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इधर सम्मित है, इधर विषम सम्मित। अब आते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3 पे। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें जो है आव्यूह को ट्रांसपोज करना, मतलब परिवर्त करना उसका। जैसे ये है 5 1/2 -1, इसको A बोलो अगर तो A' क्या हो जाएगा इसका? 5 1/2 -1, जो स्तंभ है उसकी पंक्ति बनी, ठीक है। इसी तरह से करना। तो अभी देखो ये जब समझा दिया है तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ करो।
वो तीसरा क्वेश्चन भी वेरीफाई करना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है, मतलब हिंदी में लिखा होगा कुछ, तुष्टि करिए, संतुष्टि करिए, कुछ भी कुछ ऐसा शब्द होगा। संतुष्टि तुष्टि तो नहीं होगा, सिद्ध करिए होगा या कुछ भी हो कि a प्लस बी का जो डैश है वो बराबर है a डैश प्लस b डैश के। ठीक है, दो आव्यूह दे दिए हमको, कोई भी a और b। तो देखो एक तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो a का a डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, a का a डैश निकालना पड़ेगा, b का b डैश निकालना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा। ये तो हो गया RHS। फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा a प्लस बी और फिर उसका डैश करना पड़ेगा और फिर देखना है कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे क्या, बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो बस ये करना है, मतलब काम ज़्यादा है, ऐसा समझने में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये आव्यूह के लिए वेरीफाई कीजिए कि हमने एक बात और बताई थी कि जो ए बी का डैश होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे इसमें पहले में दिया है a बराबर 1 माइनस के 4 और 3, तो a डैश क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा 1 माइनस के 4 और 3। b दिया है माइनस के 1 2 और 1, तो b डैश क्या हो जाएगा, b डैश क्या हो जाएगा माइनस 1 2 और 1। ए बी अगर हम निकालें ए बी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है माइनस 1 2 और 1 में, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये पंक्ति ये स्तंभ, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में क्या आएगा माइनस 1, फिर ये पंक्ति ये स्तंभ 2 आ गया, ये पंक्ति ये स्तंभ 1 आ गया, ये पंक्ति ये स्तंभ माइनस 4 की 1 में 4, माइनस 4 की 2 में माइनस 8 और माइनस 4 की 1 में माइनस 4, फिर 3 की माइनस 1 में माइनस 3 6 3। ये क्या आ गया, ये आ गया ए बी। ठीक है, ए बी आ गया। ए बी का डैश करना है अगर, तो क्या करना है, पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ की पंक्ति, माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1, फिर 4 माइनस 8 माइनस 4, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 और माइनस के 3 6 और 3। तो देखो ये आ गया ए बी का डैश। अभी बी डैश ए डैश निकालना है, इस सबको मिटा देते हैं। बी डैश ए डैश के लिए क्या करना है, बी डैश की मल्टीप्लाई करनी है ए डैश में, तो बी डैश तो इधर लिखा ही हुआ है, बी डैश ए डैश हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे 1 माइनस 4 और 3 में। ठीक है, ये बी डैश ये ए डैश, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 की 1 में माइनस 1, माइनस 1 की जो है मल्टीप्लाई माइनस 4 में 4, माइनस 1 की इसमें माइनस 3, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, 1 एकम 1, माइनस के 4 और 3। ये आ गया, ये बी डैश ए डैश आया, ये ए बी का डैश आया। देखो दोनों बराबर है क्या, ये भी 3 गुणा 3 क्रम का है, ये भी 3 गुणा 3 क्रम का है। इधर माइनस 1 4 4 माइनस 3 2 माइनस 8 6 1 माइनस 4 3, दोनों बराबर है। ए बी का डैश बराबर है बी डैश ए डैश के, ऐसा करके देखना है बस वेरीफाई करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आव्यूह दिया है ए और इसके लिए वेरीफाई करना है कि ए डैश ए बराबर है आई के। ए बराबर दिया है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा
और कोस अल्फा। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इधर लिखता हूँ, ठीक है, ये ए डैश है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। ये पंक्ति का स्तंभ बन जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये पंक्ति का ये स्तंभ माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये हो गया ए डैश। तो अब मल्टीप्लाई करूँ ए की, ए डैश की ए में करनी है, ए डैश पहले लिखना है और ए बाद में, तो ए डैश ए। चलो करते हैं। ए डैश ए करना है तो इस पंक्ति की मल्टीप्लाई इस स्तंभ में होगी, ठीक है। देखो जो पहले वाला लिखा होता है उसकी पंक्ति दूसरे वाले का स्तंभ, तो कोस अल्फा की मल्टीप्लाई कोस अल्फा में कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा की जो है माइनस साइन अल्फा में प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इस पंक्ति की मल्टीप्लाई स्तंभ में होगी, कोस अल्फा की साइन अल्फा में कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा में माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। जीरो ही हो गए, तो ये 1 हो गया। ऐसे ही माइनस साइन, अब इस वाले पंक्ति की मल्टीप्लाई इस स्तंभ में, तो साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर इसके इसमें माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर अब इस पंक्ति की इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 बराबर आई। यही सिद्ध करना था, ठीक है। सातवां है कि सो दैट द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ए डैश करके दिखाना है ए डैश बराबर ए, अगले में दिखाना है ए डैश बराबर माइनस ए, उससे अगले में वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। 8वां क्वेश्चन, चलो एक मैं कर देता हूँ। 8वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, ए बराबर 1 5 6 7, ए डैश क्या हो जाएगा 1 5 इधर 6 7 इधर। चलो ए माइनस ए डैश निकालो, 1 में से 1 गया 0, इधर -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में 7 गया 0। ये ए माइनस ए डैश होगा। ए माइनस ए डैश का जो है डैश करो, 0 इधर ही, -1, ये 1 और ये 0, ठीक है। तो ये जो आया है ये किसके, इस वाले अवयव के अगर मैं माइनस निकालूँ उसके बराबर आया है ये, तो ये किसके बराबर है, माइनस के ए माइनस ए डैश। ये जो ए माइनस ए डैश है अगर उसका मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, तो यही आ जाएगा। तो क्योंकि इसका डैश इसी के माइनस के बराबर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया विषम सममित, ठीक है। अब प्लस करोगे तो ऐसे ही करना है, वो सेम का सेम आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सममित हो जाएगा। करें ए प्लस ए डैश के लिए जोड़ो, 6 हो गया, इधर 11 हो गया, इधर 11 हो गया, इधर 14 हो गया। इसका डैश करो, 6 11, इधर 6 11, ये 11 14, ये 11 14, सेम टू सेम आ गया, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, सममित हो गया। प्लस वाला सममित सिद्ध हो जाएगा, माइनस वाला विषम सममित। खत्म। ऐसे ही सवाल है, कुछ नहीं है। 11वां 12वां देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन खुद करने भाई, बाकी इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब समान क्रम के जो है सिमेट्रिक अवयव है, देन ए बी माइनस बी ए। देखो भाई ए और जो बी है ये दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब
ए डैश बराबर है ए के और बी डैश बराबर है बी के। ठीक है, हमसे पूछा है ए बी माइनस बी ए, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है? तो इसका डैश करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, और देखो अगर माइनस हो बीच में तो डैश अलग अलग पे चला जाता है। अब इनके बीच में मल्टीपल है तो ए बी का डैश जो होता है वो होता है बी डैश ए डैश। ठीक है, ऐसे ही बी ए का डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब बी डैश तो बी के बराबर ही है, सिमेट्री का अवयव है, और ए डैश ए के बराबर ही है, तो हो गया बी ए माइनस ए बी। तो माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो ये ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, यानी ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वो माइनस के ए बी माइनस बी ए के बराबर है। इसलिए क्या हो गया? ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि विषम सममित। कैसा? विषम सममित। ये विषम सममित अवयव हो गए। गौर से देखो दुनिया वालों सवालों। बार क्वेश्चन है, यदि a बराबर है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ए प्लस ए डैश, तो कह रहा है a बराबर दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा। कह रहा है कि a प्लस ए डैश जो है वो बराबर है आई के, अल्फा का मान बताओ। तो ए डैश लिख लेते हैं, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस ए डैश। ठीक है, इधर क्या हो गया? 2 कोस अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 2 कोस अल्फा। ये बराबर किसके दिया है? बराबर दिया है 1 0 0 1 यानी आई पे। ठीक है, तो इधर देखो तुलना करेंगे, 2 कोस अल्फा बराबर 1, 2 कोस अल्फा बराबर 1, कोस अल्फा बराबर 1/2। कोस अल्फा का मान 1/2 कहाँ होता है? कहाँ होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ी थी तुमने, कहाँ होगा? अल्फा बराबर 60 डिग्री यानी π/3 प्लस 2n पाई। ये क्या हुआ? ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में π/3 है, तो n बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? π/3। भाई ऐसा है 2 पाई के बाद ग्राफ फिर से रिपीट होता है ना, इसलिए मतलब जो वैल्यू 60 डिग्री पे है वही 60 डिग्री प्लस 360 डिग्री पे होगी, वही 60 डिग्री प्लस 2 गुना 360 पे होगी। 2 पाई का मतलब 360, 3 गुना ये n की वैल्यू है 4 5 6 7, 360 के बाद तो फिर से रिपीट होता है ना, तो वैल्यू ये होती है बहुत सारी अनंत। त्रिकोणमिति समीकरण, ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण होगी। अगर तुमने 11वीं का मैथ स्किप किया है बिल्कुल, और उसके सॉल्यूशन ये है। ठीक है, अगर 10वीं से सीधा रहे हो तो तुमको लगेगा कि नहीं बस यही होता है, बाकी कहाँ होते हैं, पर होते हैं भाई। अच्छा, अगला है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का होता है उल्टा। देखो मान लिया A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोले तो वर्गावयव। ठीक है, एक वर्गावयव है, और इसका जो भी क्रम हो, जो भी ऑर्डर हो, उसी ऑर्डर का एक वर्गावयव B है। ठीक है, और ये B जो है ये एक ऐसा अवयव है, अगर A की B में मल्टीप्लाई कर दे बाद में B को रख के, या B की A में मल्टीप्लाई कर दे B को पहले रख के, तो एक पहली तो बात ये दोनों का मान बराबर आता है, दूसरी बात इस दोनों का मान I आ जाता है।
यानी तत्सम का अवयव। अगर ऐसा हो रहा है भाई, दोनों का मान अगर आई आ रहा है तो बराबर तो आएगा। तो बी को हम बोलते हैं कि बी जो है वो ए इनवर्स है। बी को देन बाय डेफिनेशन, तब परिभाषा क्या बोलती है कि बी को है ए इनवर्स। मतलब अगर कोई अवयव ऐसा हो जिसकी मल्टीप्लाई करके दूसरे अवयव में उनका मान आई हो जाए, तो दूसरे वाले को पहले वाले का क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम बोलेंगे, इनवर्स। पहली बात। दूसरी बात ये केवल वर्ग अवयव के लिए है, ठीक है। यानी कि ए इनवर्स ए या ए इनवर्स हो, ठीक है, ये पहले हो या बाद में, इसका मान हमेशा क्या आएगा, आई आएगा। आई के बाद मैं एक स्मॉल एन लगा देता हूँ। ये एन बता रहा है कि ऑर्डर एन है। अब ये एन का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये एक ऑर्डर का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ठीक है। देखो वन ऑर्डर वाले में तो बात ही आसान है। जैसे मान लिया ए जो है वो है 2 और बी जो है वो है 1/2। इन्हीं की गुणा करो, ए बी निकाल लो। ये भी 1 गुना 1 का, ये भी 1 गुना 1 का। ये पंक्ति ये स्तंभ के आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। चलो हो गया, बी बराबर ए इनवर्स हो गया। जय माता दी, ठीक है। लेकिन सपोज जो है ए बराबर है 1 2 3 और 1 लिख देता हूँ, फिर से आसान पड़ेगा। 1 2 3 ये अवयव है। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालना प्रारंभिक संक्रियाओं से वैसे अभी सिलेबस में से हट गया, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या पता कहीं जीवन में काम आ जाए, ठीक है। हमको ए इन्वर्स निकालना है, यानी एक ऐसा अवयव जिसकी ए में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर क्या आ जाए, उसका आंसर आई आ जाए। देखो कोई भी अवयव ए बराबर होता है आई ए। मतलब आई की अगर किसी अवयव में मल्टीप्लाई कर दे तो वो सेम टू सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मान तो 1 है। ऐसा होता है, समझ गए। तो ये जो ए है, ठीक है, ये ए ही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 0 0 1 और ए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में कुछ करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक संक्रिया, ठीक है। उसको करके क्या करना है, मेरे को ये इधर 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। उसका तरीका क्या होता है, पहले इधर 1 बनाना है, फिर इधर 0, फिर इधर 1 बनाना है, फिर इधर 0। 1 बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं और 0 बनाने के लिए माइनस करते हैं। देखो ध्यान से देखो, पहली बात है इधर 1 पहले से ही बना है, तो इधर हमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है, इधर 0 बनानी है, ठीक है। अब ये वाली जो है वो R1 है और ये वाली जो है वो R2 है। तो मैं ऐसा करूँगा कि R2 को जो है R2 में से R1 घटा दो, लेकिन R1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, और जो काम इधर करना है वो इधर करना है। ध्यान से देखो, तो जो भी करना है वो R2 को करना है, R2 में करना है। तो R1 को तो ऐसा कैसे लिखेंगे, R2 में से R1 घटाना है, R1 में 3 की मल्टीप्लाई करके। 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर। अब वही काम इधर करना है, इसको तो ऐसा का ऐसे ही लिखना है। फिर इधर 3 की मल्टीप्लाई करना है, इसमें से घटाना है माइनस के 3, ये तो 0 है तो 1, और ये ऐसे लिख लो, ठीक है।
अभी दोबारा क्या करना है, इधर 1 बनाना है। इधर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस के 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी R2 को लिखेंगे माइनस का 1/5 R2। तो ऊपर जगह बना लेते हैं, थोड़ी ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो R1 तो ऐसी की ऐसी, R2 में इधर 0 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर ये 1 और 0 ऐसे कैसे ही। R2 में करना है तो माइनस के 1/5 से, तो इधर हो जाएगा 3/5 और इधर हो जाएगा माइनस का 1/5। इधर ये ऐसा कैसे ही है। ठीक है, तो इधर 1 बन गया, इधर 0, इधर 1 बन गया, अब इधर 0 बनानी है। ठीक, इधर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, पहले तो इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। याद तो रहना चाहिए कि ए था क्या मेरा, ए था 1 2 3 1। इसको मिटा लेते हैं। अब R1 को क्या करेंगे, R1 में से R2 घटाएंगे, लेकिन R2 में 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो R1 को लिखना है, इधर तो 2 की मल्टीप्लाई करूँगा फिर भी 0 रहेगा, 1 में से 0 घटेंगे 1 ही रहेगा। इधर 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर इधर 0 है इधर 1 है। वही काम इधर भी करना है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया 6/5। अब 1 में से 6/5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/5 बचेगा। इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2/5, 0 में से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2/5। इधर ये क्या है 3/5, इधर ये क्या है माइनस 1/5 ए। ठीक है, ये अब इसको मिटा लेते हैं नीचे का। अब देखो इधर तो क्या आ गया, इधर तो आई बचा, ये तो आई हो गया, बराबर ये आव्यू आ गया। इसमें से क्या करते हैं 1/5 कॉमन ही ले लेते हैं बाहर, क्या बचेगा -1 2 3 और -1। ठीक है, और इधर है ए। अब क्या करेंगे, दोनों के राइट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए किसी भी अवयव की आई से मल्टीप्लाई हो तो वो तो सेम ही रहेगा, और इधर ए की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा वो बन जाएगा आई। ठीक है, ए इनवर्स हम किसी की अवयव की खुद के इनवर्स में मल्टीप्लाई हुआ आई हो जाएगा। ठीक है, और आई की इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही बचेगा। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि क्या ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए में करके, ये ए था ये ए इनवर्स था, देखते हैं कि ए की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करके आई आता है, ये बात सच निकलती है या नहीं निकलती, देखते हैं। ठीक है, ये इनवर्स है, ये ए है, इधर मिटा के इधर ही लिखते हैं इनको। ए है 1 2 3 और 1, और ए इनवर्स है 1/5 -1 2 3 और -1। कहीं गलती ना हुई हो बस, ना गड़बड़ हो जाएगा सारा। सही भी कर रहा हूँ क्या, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो ये की रहना चाहिए था माइनस। चलो कोई नहीं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। इसे A1/5 को अभी भूल जाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो -1 की 1 में -1, और 1/5 को आगे लिख लेते हैं, और 3 की 2 में 6 इस पंक्ति की सिस्टम में। फिर इसकी इधर 2 एकम 2 और -2, फिर इसकी इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर,
-3 और +3, और फिर इधर 3 दूनी 6 और -1, तो हो गया 1/5, 5 0 0 5। ठीक है, 5 को अंदर लेके जाए तो 1 0 0 1 आ गया आई आ गया है। यानी ये वैल्यू किसकी है, ये ए इनवर्स की वैल्यू बिल्कुल सही थी हमारी, क्योंकि ए की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करके आई आ गया, और ये सिद्ध भी हो। अब कितने देर की होगी, आधा घंटा क्यों। ओ अब एक थ्योरम है जो है प्रमेय बोले कि प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। मतलब एक आव्यूह का एक ही, हमने पहले पढ़ा था नहीं कि आव्यूह जो है प्रत्येक आव्यूह अद्वितीय होता है, सब आव्यूह एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वैसे ही प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम भी अद्वितीय होता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज यूनिक। प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम जो है वो अद्वितीय है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि मान लिया कोई आव्यूह एक है और उसके व्युत्क्रम दो है, बी और सी। ठीक है, ये दो उसके व्युत्क्रम है अलग अलग। अगर हमने दिखा दिया कि बी और सी एक ही है, बी और सी दोनों बराबर है, मतलब एक ही आव्यूह है, तो फिर ये थ्योरम सिद्ध हो जाएगी कि यूनिक होता है, भाई ये एक ही होता है। तो अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए बी की वैल्यू आई आनी चाहिए। ठीक है, और अगर सी ए का इन्वर्स है तो ए सी की वैल्यू भी आई आनी चाहिए। इसका मतलब ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों आई के बराबर है। अब दोनों के लेफ्ट साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स ए बी बराबर ए इन्वर्स ए सी। ठीक है, अब ए इन्वर्स ए को साथ ले लेते हैं, बी बराबर ए इन्वर्स सी। ए इन्वर्स ए तो हमेशा क्या पता है, ए आई होता है। इसका मतलब बी बराबर क्या हो गया, सी के हो गया। ठीक है, मतलब आव्यूह का प्रत्येक जो है क्या बोले, व्युत्क्रम जो है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, दूसरा हमें सिद्ध करना है, अगली चीज है कि अगर ए और बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके। ठीक है, जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो, निकाला जा सके मतलब होगा तभी तो निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स। हमें पता है, हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ से अब प्रूफ शुरू हो गया। वी नो दैट, हमें पता है कि किसी भी आव्यूह के उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई करने से, यानी ए बी की मल्टीप्लाई ए बी के इन्वर्स में करेंगे अगर हम, तो उसका आंसर आई होता है। हमने कहा जी ठीक है, हमने कहा एक काम करिए, उन्होंने बोला बताइए क्या करना है। कि दोनों साइड, दोनों पक्षों के बाएं पक्षों में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इन्वर्स से दोनों पक्षों के बाएं पक्ष। ठीक है, ए इन्वर्स से किया ए बी का इन्वर्स, इधर भी ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई होगी आई में। ठीक है,
अब हम यूज करेंगे एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी अवयव की, कि मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ए बी बनाया आपने, उसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रम नहीं बिगाड़ना है। तो आप ए इनवर्स की ए में मल्टीप्लाई कर लो, फिर बी की कर लो, तो भी कुछ नहीं बिगड़ने का। ठीक है, इधर ये इनवर्स हो गया, आई में मल्टीप्लाई करके तो अभी हो जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि ए की ए इनवर्स में जब मल्टीप्लाई होगी वो तो आई बन जाएगा, किसी भी अवयव भी उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई होगी तो आई बन जाएगा। ठीक है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो आई की बी में मल्टीप्लाई होगी, बी बचेगा, आई तो 1 है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा बाएं पक्ष में ही दोबारा बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाएं पक्ष में, अब उधर बाएं पक्ष में किया तो इधर भी बाएं पक्ष में ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा फिर से बी इनवर्स बी जो है वो तो आई हो जाएगा। ठीक है, और तुम यहाँ से देख चुके हो कि ये इति सिद्धम हो चुका है, नीचे का दिख रहा है नहीं, मैं बस वो देख लूँ। हाँ ठीक है, हो गया सिद्ध। फिर से देखो, हमने कहा कि ए बी जो है अगर उसकी हम उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। हाँ, हमने कहा लेफ्ट साइड में इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आई होगा। हमने कहा अभी की बार बी इन्वर्स से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, हमने कहा जो तुमने कहा था वो सिद्ध हो गया। चलो ख़त्म कहानी। ठीक है, तो एक्सरसाइज अब 3.1 आ गई। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने तुमको परिभाषा दी थी तभी बताया था 3.4 में, और बाकी क्वेश्चन इसने एक्सरसाइज से निकाल दिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में क्या था, इन्वर्स निकालना था। इन्वर्स निकालना प्रारंभिक संक्रिया से सिलेबस से हट चुका है, इसलिए इसने सब क्वेश्चन निकाल दिए। इसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 23। वैसे जो है इसमें हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करना है, वो चैप्टर 11वीं से हटा दिया है। तो अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाए उसकी संभावना कम ही है, पर बाकी एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। 12th के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ना आए, बाकी जो एग्ज़ाम, पर बाकी एग्ज़ाम में भी, बाकी एग्ज़ाम क्या होते हैं, बाकी एग्ज़ाम होते हैं भाई मतलब टिक मार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले, तो उसमें सिद्ध करने का क्यों ही आएगा, याद रख सकते हैं बस। इससे कह रहा है कि एक अवयव दिया है, एग्जाम्पल नंबर 23। ये टेक्निक तो कम से कम सीखी जाएगी इसमें। एक अवयव दिया है ए बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, तो प्रूव दैट, सिद्ध करो ए की पावर n जो है वो है कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस के साइन n थीटा और कोस n थीटा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक प्राकृतिक संख्या। हमने कहा गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पहले हम इसको n बराबर 1 पर चेक करेंगे, n बराबर 1 पर। तो n बराबर 1 पर चेक तुम खुद कर सकते हो, तुम्हें दिख ही रहा है, इधर 1 रख दूंगा, इधर 1 रख दूंगा, कोस थीटा साइन थीटा, ये तो a दिया ही है मुझे, तो सिद्ध हो जाएगा। तो n बराबर 1 पर सिद्ध हो गया, दिख रहा है तुमको, n बराबर 1 रख दूंगा तो यही बन जाएगा, a बराबर, ये तो दिया ही है इसमें। दूसरी बात, फिर मैं मान लूँगा कि n कोई k है जो कि नेचुरल नंबर है, उसके लिए ये बात सही है, a बराबर k, a की पावर k बराबर कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस के साइन k थीटा और कोस k थीटा। ये a की पावर k की वैल्यू आ गई। और अब हम सिद्ध करेंगे कि ये a बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो a बराबर k+1 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ a की पावर k गुणा a। ठीक है, a की पावर k का मान हमने ये मान ही लिया है,
कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस का साइन के थीटा और कोस के थीटा। ठीक है, और ए का मान इसने हमें दिया ही है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। अब जब इन दोनों अवयव की तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होएगा, इस वाली पंक्ति की मल्टीप्लाई सिस्टम में कोस थीटा कोस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, ये बिल्कुल वो फॉर्मूला है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो एक किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा कोस के, इधर तो के है, इधर थीटा है खाली, के थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। खुद करके देखो, एक लाइन मैंने बीच की स्किप कर दी है मल्टीप्लाई करने वाली, वो तुम करना। तो के थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, के प्लस 1 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा के प्लस 1 थीटा। ऐसे ही जब इस पंक्ति की मल्टीप्लाई इस सिस्टम में होगी तो कोस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला है कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, यानी साइन ए प्लस बी का है। इधर ऐसे ही साइन के प्लस 1 थीटा आ जाएगा। ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई करोगे, इधर माइनस का साइन के प्लस 1 थीटा आ जाएगा। बारिश आ गई है, बिजली भागने वाली है, जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। इधर कोस के प्लस 1 थीटा आ जाएगा। तो ए की पावर के प्लस 1 के लिए भी क्या आ गया, हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अतः ये सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, ऐसा कर दूँगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देखनी है खुद, ये बन रहा है नहीं बन रहा। चलो चलो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी सममित अवयव है समान क्रम के, तब दर्शाइए कि ए बी जो है वो सममित है यदि और केवल यदि ए और बी को म्यूट करते हैं। हिंदी में पता नहीं इसका क्या लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ए बी बराबर बी है। कह रहा है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अवयव है, तो ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है। तो कह रहा है कि ए बी जो है वो सममित होगा, मतलब ए डैश बराबर ए बी होगा यदि और केवल यदि ए बी बराबर हो बी ए के, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कह रहा है कि ए डैश बराबर होगा ए बी के। अच्छा जी, देखो जो हमें पता है ए बी का जो डैश होता है वो बराबर होता है बी डैश ए डैश के, वो बी डैश बी के बराबर दिया है, ए डैश ए के बराबर है, बी ए आ गया इसका आंसर। ठीक है ए बी का डैश जो है और बी ए आ गया, और यदि और केवल यदि बी ए बराबर हो ए बी के, अगर बी ए बी के बराबर होगा तो जी भैया ए बी का डैश जो है ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सममित अवयव हो जाएगा। तो यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी है तो ये क्या है, सममित। तो इसको ना दो तरीके से करते हैं। पहली बात, हम लेके चलते हैं कि बी ए बराबर ए बी है, तो हमने दिखा दिया ए बी का डैश बराबर ए बी है, तो ये क्या है, सममित अवयव है। दूसरी बात हम इस बार लेके चलेंगे कि ये सममित अवयव है और दिखा देंगे कि ए बी बराबर बी ए है। दूसरी बात हम लेके चलेंगे कि ये जो है एक सममित अवयव है, यानी ए बी का डैश ए बी के बराबर है, तो ये सममित अवयव है। और ए बी का डैश होता है जी बी डैश ए डैश बराबर ए बी,
और बी डैश की वैल्यू क्या है बी, ए डैश की वैल्यू क्या है ए, बी ए बराबर ए। तो जी अगर हम ए बी डैश को ए बी के बराबर लेके चले दें तो बी ए बराबर ए बी आ गया। और अब पिछली बार हमने बी ए बराबर ए बी मानना था तो ए बी का डैश बराबर ए बी आ गया था। तो यदि और केवल यदि का मतलब है कि यदि ये हो गया जो भी है तुम्हारे सामने। ये था एग्जाम्पल 24 ये वाला। ठीक है, इक्वेशन सोल्व करना भी। अब आगे जी हिंदी में बोले तो विविध प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन है ए और बी सममित अवयव है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव। ये तो हमने किया था, ये हमने 3.3 एक्सरसाइज में 11वां क्वेश्चन किया था, वो वही था। ठीक है, चलो आप भी किया था आज ही। मेरे हिसाब से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी डैश ए बी है वो सममित होगा या विषम सममित होगा, और वो इस हिसाब से होगा कि ए जो है वो सममित है या विषम सममित है। तो पहली कंडीशन लेके चलते हैं हम कि ए सममित है, यानी ए डैश बराबर है ए के। तो बी डैश ए बी इसका डैश निकालना है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एक रख लेते, इसको दो रख लेते। ठीक है, इसको तीन अवयव है, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरे को ए डैश समझो, इसको ए समझो, इसको बी समझो। जब ए और बी हो उसका डैश करेंगे तो क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। मतलब पहले इसका डैश होएगा, फिर इस बी डैश का डैश होएगा। ठीक है, पहले ही आ गए, इसके बाद ही आ गए। अब इधर देखो, ए बी का जो डैश है वो तो बी डैश ए डैश होता है, और बी डैश का डैश बी हो जाता है। ठीक है, हमने कहा कि ए डैश तो ए माना हुआ है हमने, तो ये बी डैश ए बी आ गया। हम मतलब जो अवयव लेके चले थे उसका डैश किया, वही आ गया सेम। तो अगर ए सममित लिया तो ये भी क्या आ गया, ये सममित आ गया। दूसरी बात हम क्या लेंगे, दूसरे में ए को विषम सममित ले लेंगे, ए डैश को माइनस ए के बराबर ले लेंगे। हमने जी इसका डैश करा, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ तक हुआ। इस बार क्या होगा, ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ही हो जाएगी। ये माइनस आगे आ जाएगा, बी डैश ए बी क्या हो गया, अवयव के आगे माइनस लग गया, अवयव जो है विषम सममित आ गया। पूरी कहानी क्या हुई कि अगर ए को सममित लिया था तो अवयव ये बी डैश ए बी सममित आ गया था, ए को विषम सममित लिया तो यह अवयव विषम सममित आ गया। सवाल खत्म। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस बार आपकी सेवा में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यदि 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 एक्स बराबर है 0। 0 को कितने भी क्रम का अवयव 0 0। तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 10 इसकी इसमें, 1 एकम 1 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। भाई पूरे ही करेंगे तो +4 +1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसकी इसमें 2, बाकी तो 0 है। फिर इधर 0 +2 +2 और 2 4, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 0 2 एक्स में बराबर है 0। तो जी इस पूरी की इसमें ये तो 0 हो गया, +2 दूनी 4 हो गया, +4x हो गया।
बराबर है 0। ये 0 शून्य आव्यू है, समझो, मतलब ओ से भी दिखा देते हैं उसको। तो 4 + 4x बराबर है 0 के, 4 + 4x बराबर है 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अरे आ जाएगी। चलो हो गया सवाल, ठीक है। सब ऐसे ही सवाल है, कुछ नहीं है। बाकी 5वें जैसा कल समझाई दिया था, छठा भी ऐसा ही है। ए मैन्युफैक्चर 1 2 3, अगले में क्या है, 3 प्रोडक्ट XYZ है, मार्केट पहला दूसरा है, एक आव्यू तो ये बन गया जी 10,000। क्वेश्चन नंबर आ गया 7वां। 3 प्रोडक्ट दिए XYZ, पहले मार्केट में बेचा दूसरे में बेचा, ये क्या है 10,000 है। 1000 को ऐसे लिख लेते हैं, 10 के, 2 के, 18 के, 6 के, 20 के मतलब 1000 है भाई, 8 के। यूट्यूब के ज़माने में अब तो पता ही होगा। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5, 1.5 और 1, देन फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। कह रहा है एक्स वाले में जो है रिवेन्यू है भाई सारा 2.5, और वाई वाले में है 1.5 1.5, और जेड में है रिवेन्यू 1 प्रोडक्ट्स का। पहले मार्केट में भी दूसरे मार्केट में, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इस आव्यू में कर दूं 2.5 1.5 और 1, देखो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाले की एक्स में हो रही है, वाई वाले की वाई में, जेड वाले की जेड में, तो मल्टीप्लाई करी तो पहले मार्केट का रिवेन्यू कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 10K की 2.5 में करेंगे तो 25K हो गया, 2K की 1.5 में करेंगे तो +3K, और 18K की में करेंगे तो 18K। अब इस दूसरी पंक्ति की करेंगे, 6 दूनी 12, 6 5 15K, 20 की 1.5 में करी 30K, +8 की, ये दूसरे मार्केट का है, 1 में करी 8K। कितना आ गया टोटल, 25 3 28 28 और 18 आ गया 40 के ऊपर, और नीचे 15 30 45 और 53 की। ये पहले मार्केट की है, ये दूसरे की है। टोटल अगर दोनों की पूछे तो कितना हो जाएगा, 99 की, 99 हो जाएगा। सही भी कर दिया। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, एक का 40,000 है, एक का 53,000 है, ठीक है। पहले में दूसरे में पूछा है, ये तो था रिवेन्यू जो मिला है बेच के, ठीक है, ये इतने में बिका, इतने में बिका, इतने में बिका। अब दूसरे बी में पार्ट में कह रहा है इनके जो प्राइस है 2 1 और आधा 50 पैसा, प्रॉफिट बताओ। तो देखो रिवेन्यू ये निकाल लिया, ये तो क्या आ गया रिवेन्यू। ऐसे इसकी जगह इस वाले की मल्टीप्लाई करके प्राइस निकाल लोगे, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ एक आधा, ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई करा, प्राइस निकाल लिया। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर जो रिवेन्यू आया है टोटल उसमें से कॉस्ट घटा दो, भाई जितने में बिका उसमें से लागत घटा दो तो मुनाफा आ गया, लाभ, शुभ और लाभ, बात खत्म।
तो वो 8वां सवाल है, कतई खतरनाक। इस सवाल को बड़ा ध्यान से समझेंगे। आठवें सवाल में कह रहा है कि भाई एक मैट्रिक्स है x, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। अगर x की मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 मैं कर दूं और मेरा उत्तर आ जाए -7 2 -8 4 -9 और 6, ये उत्तर मेरा आ जाए। ऐसे मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ 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 बताओ। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो हम x का ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे, ऑर्डर कि x का क्रम क्या है। इस वाले का क्रम क्या है? 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अगर ये पहले लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई कर दिया तो जितनी इसकी पंक्ति है उतने x में स्तंभ होने चाहिए, मतलब x का उत्तर आना चाहिए ये n गुणा 2 क्रम का है, ठीक है। और जो फाइनल उत्तर आना चाहिए वो आना चाहिए n गुणा 3 क्रम का अवयव है जी, n गुणा 3 क्रम का अवयव आना चाहिए। पिछली वीडियो अगर अवयव भी देखी हो तुमने तो पता चलेगा कि पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, पहली बात। और जो फाइनल का उत्तर आता है गुणा करके वो पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ। इसका क्रम देखो जी क्या है, इसके क्रम में 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, यानी इसकी वैल्यू तो 2 गुणा 3 क्रम का आएगी। n की वैल्यू भी क्या है? 2 है, मतलब जो x है वो जी 2 गुणा 2 क्रम का भी होना चाहिए। मैं कहा ठीक भाई, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है तो हम क्या देते हैं, यू है ABCD। और क्या ही कर सकता हूँ मैं, ABCD की वैल्यू निकालनी है, इसकी मल्टीप्लाई करो जी इस पंक्ति की इस स्तंभ में A + 4B, इस पंक्ति की इस स्तंभ में ये क्या हो गया 2A + 5B। तीसरे की चाहे गुणा करो चाहे ना करो, उसका कारण मैं बताता हूँ बाद में। इधर करो C + 4D और इधर 2C + 5D। कारण जी ये है, बराबर करेंगे इसके -7 -8 -9 2 4 6। कारण है प्रभु ये जी 2 चर है A और B और 2 है तो 2 समीकरण से A और B का मान आ जाएगा। A + 4B की वैल्यू कितनी है जी? क्या है जी -7। 2A + 5B, इसकी जगह क्या लिख रहा है जी -8। ओके, एक काम करो इसमें 2 की गुणा कर दो, 2 8 माइनस कर दो, 2 की गुणा करके इसमें से इसे घटा दिया जाए तो ये क्या बचेगा 3 भी बचेगा। और इधर 14 6 8 माइनस का 6 आएगा, माइनस का 14 घटाएंगे में +8। तो जी बी की वैल्यू क्या आ गई? बी की वैल्यू आ गई -2। बी की वैल्यू -2 अगर मैं इधर रखूँगा -8, A -8 की वैल्यू -7, A की वैल्यू क्या आ जाएगी +1 आ जाएगी। हाँ जी +1 -8, तभी तो -7 आया, रख लो। तो A क्या आएगा +1 आ गया, तो A और B की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार इन 2 समीकरणों से C और D की वैल्यू आ जाएगी, निकालते हैं। ये A और B की तो आ गई 1 और -2। C और D की निकालनी है। C + 4D बराबर है 2, 2C + 5D बराबर है 4। फिर से वही काम करो, इसमें 2 की गुणा करो 8 4 घटाओ तो C क्या हो गया 0 हो गया, +3D बराबर 0 और D की वैल्यू आ गई 0। D की वैल्यू अगर 0 है तो C की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 0 है तो C की वैल्यू 2 है।
तो x का मान जो है x अभी पूछा था उसका उत्तर आ जाता है जी 1 माइनस के 2, 2 और 0। ठोको ताली। हो गया सवाल, हो गया है सवाल, सवालों का जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, बाएं हाथ का भी प्रयोग कर लेता है, बहुत देर हो। कह रहा है कि एक आव्यूह A है बराबर क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ये इस प्रकार है कि जो ए स्क्वायर है उसका उत्तर आएगा आई। तो इनमें से कौन सी बात सच होगी? 4 इक्वेशन दी है, हमने कहा ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं स्क्वायर क्या आता है। ए स्क्वायर के लिए ए की ए में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करो मल्टीप्लाई, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। हाँ, ये तो पहले इसी यहीं से हो जाएगा। अगर इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, बराबर किसके है? बराबर है 1 0 0 1 के। तो मैं आगे क्या ही करूँ, इसको बराबर रख देता हूँ। 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, या फिर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलो सवाल खत्म, पैसे आ जाओ। डिंका चिक्का डिंका चिक्का डिंका चिक्का, ठीक है। ऑप्शन सी। देखो ए दिया था, ए स्क्वायर आई दिया था, ए स्क्वायर निकाला, तुलना करके सवाल कर दिया। दसवा इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ऐसा है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। मतलब ए जो है वो ए डैश के भी बराबर है और ए जो है वो माइनस के ए डैश के भी बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि ए डैश ए के बराबर है माइनस, तो यहाँ से ए डैश बराबर है माइनस ए डैश के, दिखाई दे रहा है। अगर ये बराबर है तो ये, यानी कि इसको इधर ले आओ, 2 ए डैश बराबर 0। हाँ, यानी कि ए डैश बराबर 0 और ए डैश 0 है तो ए भी 0 है। भाई 0 वाले का ही तो परिवर्त करेंगे वो 0 होगा। तो भैया ए इज ए 0 मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए इज ए 0 में। अगले में कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर है ए के, ए स्क्वायर ए के बराबर है। देन 1 प्लस ए की क्यूब, 1 प्लस ए की क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 1 प्लस ए की क्यूब माइनस 7a। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो मैं कहता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। हाँ या ना? मैं ए कॉमन लेता हूँ, मैं कहता हूँ ए माइनस 1, ठीक है। ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए, इसको आई ले लेता हूँ। आई के मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
ए स्क्वायर को ए गुणा ए लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला ये बाहर ले लो, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुमने संख्याओं में देखा है ना, 2 सही 3 + 4 को लिख सकते हैं 2 × 3 + 2 × 4। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी चलता है, ठीक है। ए सही a-1 को लिख सकते हैं a² - ai, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से दो बात हो गई, या तो a बराबर 0 है जी, या a बराबर i है, ठीक है। i बोले तो 1, ठीक है। ये i + 1 है, i + है, सॉरी। अगर a बराबर 0 है तो इधर 0 रखेंगे, i³ और माइनस इधर 0 रखूँगा तो 0 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा i, ठीक है। और अगर a बराबर i है तो i + i 2i की क्यूब करेंगे तो 8i, माइनस a की वैल्यू i है 7i, तो भी आंसर क्या आ जाएगा? i आ जाएगा। तो इसको वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक गड़बड़ है भैया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए है खाली, और ऑप्शन नंबर सी है वो आई है। तुम कहोगे ए लगाऊं आंसर या आई लगाऊं, क्योंकि ए की वैल्यू तो आई है, लेकिन ए की वैल्यू आई और 0 दोनों हो सकती थी, ठीक है। लेकिन दोनों केस में आंसर मेरा आई आ रहा है। ए की वैल्यू 0 भी हो सकती थी, आई भी, दोनों केस में आंसर आई आ रहा है, तो आई को लगाएंगे। इसके बाद समरी है, समरी के बाद चैप्टर खलास, नोट्स। इसके बाद चैप्टर आएगा सारणिक, उसको अगली वीडियो देखता हूँ, आज रिकॉर्ड करेंगे या बाद में। तब तक के लिए हमें मत दीजिए आज्ञा। जय श्री राम।